नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज दुगर आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आप अपना पहला करोड़ बना सकें। तो पहला करोड़ बहुत ज़रूरी है कंपाउंडिंग के जर्नी में, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में क्या है कि अगर आपको अच्छे से रिटायर होना है या फाइनेंशियली फ्री होना है तो यू डेफिनेटली नीड समथिंग इन 8 डिजिट्स और 9 डिजिट्स। आपका नेटवर्थ 8 डिजिट्स या 9 डिजिट्स में होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पहला करोड़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी आप पहुंच सके अपनी लाइफ में उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो शुरू करने से पहले आप मुझे बताएं कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए का नेटवर्थ अचीव कर लिया है तो आपने कैसे किया। अगर आपने नहीं किया है तो आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं उसके लिए। अभी हम लोग शुरू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं टू रीच योर फर्स्ट करोड़। तो पहले तो आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न से आपका फर्स्ट करोड़ एक्यूमुलेट हो जाएगा या कुछ और करना पड़ेगा। लार्जली अगर आप देखेंगे तो आपको रिटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला व्हेन यू आर रीचिंग योर फर्स्ट करोड़। तो जो पहला करोड़ का जो माइलस्टोन है हम लोग का, उसके लिए रिटर्न्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न्स का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आपको पहले कैपिटल अक्यूमुलेट करना पड़ेगा। तो उस कैपिटल के लिए क्या करना है, आपको अपने जॉब पे फोकस करना है, राइट। तो आपका जो भी जॉब है, आपका जो भी कोर एरिया ऑफ वर्क है, वहां पे आप अपने स्किल्स इंप्रूव करें और आप अपना इनकम इंक्रीज करें। तो जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज करेंगे आप, आपका जो सेविंग्स रेट है अगर वो सेम रहेगा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ेगी। आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे समझिए आपका अभी इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ है और आप इसमें से 10,000 पर मंथ सेव करते हैं, तो आपका सेविंग्स रेट हो गया 20%। बट जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम 1 लाख पे चले जाता है, तो आप 50,000 सेव कर सकते हैं। 50 नहीं तो समझिए 40,000 सेव कर सकते हैं। तो आपका सेविंग्स रेट 20% से 40% हो गया। तो इसका मतलब आप 40% ऑफ योर इनकम सेव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते रहेगा, आपका ये सेविंग्स रेट भी बेटर होते रहेगा। तो आपका जैसे जैसे सेविंग्स रेट बेटर होगा, आपको क्या करना है, ये पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करना है वो इस वीडियो में हम लोग लेटर बात करेंगे। आप ये वीडियो एंड तक देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्टमेंट से पहले आपको क्या क्या दूसरे स्टेप्स लेने हैं, सो दैट आपका ये जो इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस है जल्दी से 1 करोड़ रुपीज पहुंचे। ओके, सो पहले तो आपको मुझे लगता है ये समझ में आ ही गया होगा कि आपको सेविंग्स पे फोकस करना है, अपने सेविंग्स रेट पे फोकस करना है और अपने कोर बिजनेस पे फोकस करना है, क्योंकि कभी भी रिटर्न स्टॉक मार्केट से नहीं आने वाले। रिटर्न क्यों नहीं आने वाले मैं आपको ये भी बताता हूँ। अभी आप समझिए कि आपका 10 लाख रुपीज का कैपिटल है, ठीक है, और आप पूरा टाइम मार्केट्स में स्पेंड करते हैं और अपने जॉब पे कम फोकस करते हैं। तो ये जो 10 लाख का कैपिटल है, आपने मार्केट में बहुत अच्छा किया, समझिए आपने ट्रेडिंग किया, इन्वेस्टमेंट किया, आपने एक साल में 25% का रिटर्न जनरेट कर लिया। तो इस 25% में आपको कितना मिला, 2.5 लाख रुपए, राइट। और अगर आप इतने ही एफर्ट्स अपने जॉब में लगाते तो आपको कितना मिलता, क्या आपको 25% मिल जाता। अगर आपको 25% इंक्रीमेंट मिलता आपके जॉब पे, तो क्या वो आपकी सेविंग्स में इंपैक्ट पड़ता कि नहीं पड़ता। तो आप इसको ऐसे सोचिए कि आप अपने जॉब पे अगर उतना ही एफर्ट लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट टाइम टू स्पेंड टाइम ऑन दी स्टॉक मार्केट, तो इससे आपका बहुत फायदा होगा। तो आपको ये सोचकर ऐसा प्लान करना है कि आप फर्स्ट करोड़ के लिए आप अपने स्टॉक मार्केट पे फोकस नहीं करेंगे, आप जॉब पे फोकस करेंगे और अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे और अपनी इनकम सोर्सेज बढ़ाएंगे। तो आप अगर इनकम सोर्सेज बढ़ा पाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और आपका कैपिटल बढ़ेगा। आपका कैपिटल बढ़ गया और 1 करोड़ पे आ गया, तो आप समझिए आपको 2.5 लाख जनरेट करने के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 2.5%, राइट। अगर आप उस पर 25% जनरेट करेंगे तो आप एक साल में 25 लाख कमाएंगे। इसीलिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी समझते हैं 1 करोड़ रीच करने के लिए जो स्टेप्स है, उसमें पहला स्टेप तो ये था कि फोकस ऑन दी जॉब एंड नॉट ऑन स्टॉक मार्केट्स। दूसरा स्टेप क्या है, आपको अपना रिस्क कवर पूरा करना है। तो अभी रिस्क कवर में क्या हो गया, इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कोई जॉब लॉस होता है या फिर अगर आपका कोई प्रोलॉन्ग इलनेस है जिसमें आप बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में है, तो उस समय अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस कम पड़ जाता है तो आपको ये इमरजेंसी फंड काम आएगा। अगर आपने ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है, और उसी टाइम मार्केट गिरता है जब आपकी इलनेस होती है या फिर आपका जॉब लॉस होता है, तो क्या होगा, आपको पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा वहां से पे करने के लिए। तो आपकी सेविंग्स भी जाएगी और आपका जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा टू रीच दैट 1 करोड़। तो आपको वो रिस्क नहीं लेना है, आप इमरजेंसी फंड जरूर रखिए। अगर आपको इमरजेंसी फंड के बारे में और समझना है तो मैंने एक और डिटेल वीडियो किया है इमरजेंसी फंड के बारे में, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, आप वो जरूर देखें। उसके अलावा आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस लेना है और हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। आपने जो भी एक्यूमुलेट किया है वो अभी इनफ नहीं होगा ऑब्वियसली, राइट। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ हो जाए तो आपको इतना इंश्योर करना है कि आपकी फैमिली को कोई इंपैक्ट ना पड़े। उसके लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, तो आप टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। आप एसेस कर लें कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे आप टर्म इंश्योरेंस लें। उसके अलावा आपको क्या करना है, नेक्स्ट होगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे मैंने बताया, अगर हेल्थ की इमरजेंसी आती है तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर कम पड़ जाता है तो आपको इमरजेंसी फंड चाहिए। तो आप इतना ऐसे स्टेप्स लें कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कम पड़े ही ना, राइट। तो आपको क्या करना है उसके लिए, एक तो आपका एम्प्लॉयर का हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा ही रहेगा, बट अगर आपकी जॉब लॉस हो जाती है तो एम्प्लॉयर का हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं रहेगा। तो आपको उसके लिए एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना है। तो ये अलग से जो हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा ना, ये आपको हेल्प करेगा इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। ओके, सो नाउ आपने रिस्क कवर कर लिया। सो स्टेप 2, मेकिंग श्योर दैट आपका रिस्क कवर आपने पूरा कर लिया। स्टेप 3, आपको छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाने हैं, राइट।
1 करोड़, जीरो से 1 करोड़ रीच करना इट्स नॉट वेरी इजी। तो हाउ डू यू रीच फ्रॉम जीरो टू 1 करोड़? तो आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाए। तो पहला माइलस्टोन रखें 1 लाख का, उसके बाद 5 लाख, उसके बाद 10 लाख। तो आप जस्ट कॉन्स्टेंटली यही नंबर्स पे फोकस करें। फॉर एग्जांपल अगर आपका माइलस्टोन है 10 लाख, फर्स्ट माइलस्टोन, तो आप सिर्फ 10 लाख पे फोकस करें। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन 1 करोड़। आपको क्या करना है, 10 लाख पे फोकस करना है और आपको अक्यूमुलेट करना है 10 लाख, राइट? तो आप 10 लाख पे फोकस करें और अक्यूमुलेट करें, जितनी जल्दी हो सके वो बेटर है, क्योंकि आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। 10 से आप 25 पे जा सकते हैं, 25 से 50 और 50 से 1 करोड़ पे। तो ऐसे से आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप अपने बड़े टारगेट पे पहुंचे। ओके, ठीक है, तीसरा स्टेप हो गया सेट स्मॉल माइलस्टोन्स। नाउ फोर्थ स्टेप, इसको इन्वेस्ट कैसे करना है, राइट? तो अब आपने मैंने तो आपको मना कर दिया कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को चेज नहीं करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्ट कहाँ करें फिर इसको। तो मैं आपको बताता हूँ, आप 4 जगह इन्वेस्ट करेंगे इसको। पहला तो हो गया आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, राइट? वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जो आपका महीने का महीने कटता है, आप उसको इन्वेस्ट करते रहें, उसमें से कोई लोन ना लें उसके अगेंस्ट, और उसमें आप कभी विड्रॉल ना करें। तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की, तो आप वो भी ले लें, सो दैट आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाल सके, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और जो इसमें जो रिटर्न्स आते हैं, अभी आपको 8.5% इंटरेस्ट मिलता है इस पर। तो इस पर जो रिटर्न्स आते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस पर जो कंपाउंडेड रिटर्न्स आएंगे ना, वो बहुत अमेजिंग हो गया आफ्टर 10-20 ईयर्स। तो इसीलिए ये एक इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप ईपीएफ में इन्वेस्ट करें। सेकेंड हो गया आपका पीपीएफ। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी आप जरूर करें। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, टैक्स फ्री रिटर्न्स, 100% सिक्योर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट गारंटी। तो आपको इसमें भी जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप इसमें इन दोनों में जितना पैसा पंप कर सकते हैं करें। पीपीएफ में आप 1.5 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, तो 1.5 लाख पे लिमिट करें। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका एनपीएस। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप वो जो सेक्शन 80 CCD2 में जो टैक्स बेनिफिट है, जहाँ पे एम्प्लॉयर अगर 10% ऑफ बेसिक तक कंट्रीब्यूट करता है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो वो आप जरूर लें। अगर एम्प्लॉयर नहीं भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80 CCD1B में आपको 50,000 रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पे टैक्स रिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप टैक्स भी सेव करेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। तो इस 50,000 का इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है, आपको एक्टिव स्कीम चूज करना है एनपीएस में। और एनपीएस में एक्टिव स्कीम चूज करने के बाद आपको 75% डालना है। जो मैक्सिमम अमाउंट आप इक्विटी में डाल सकते हैं वो आप इक्विटी में डालें, और आपको 25% आप गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दें। कॉर्पोरेट बॉन्ड या ऑल्टरनेट फंड की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका एनपीएस। तो एनपीएस में एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपको टीयर 2 में नहीं करना है। टीयर 2 आपके लिए नहीं है। टीयर 2 यूजफुल नहीं है। वो मैं क्यों नहीं यूजफुल है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, बट आप अभी के लिए इतना नोट कर लें कि आपको सिर्फ टीयर 1 में करना है और सिर्फ 50,000 तक करना है अंडर सेक्शन 80 CCD1B। और अगर आपका एम्प्लॉयर कन्विंस हो जाता है इसको कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो अंडर सेक्शन 80 CCD2 अप टू 10% ऑफ बेसिक आप उसमें कंट्रीब्यूट करें। ओके, सो लास्टली, अब जो पैसा बच जाता है आफ्टर योर all your expenses, all your investments in PPF, EPF and NPS, what you have to do, you have to start an SIP in a equity oriented mutual fund. Okay? तो ये जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इसमें आप जितना पैसा पंप कर सकते हैं आप करिए। आपको और कुछ नहीं करना है। आप इंडेक्स फंड्स पिक कर लीजिए, इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। नाउ यू जस्ट कीप डंपिंग मनी इन दिस। तो अगर आपको एक्टिव फंड भी चूज करना है, आपका कोई एडवाइजर है, आप जिसके साथ काम करते हो, अगर आपको वो एडवाइस करता है कि कोई एक्टिव फंड चूज करें, तो आप डेफिनेटली एक्टिव फंड चूज कर सकते हैं। उसमें आपको ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, बट आपका फोकस शुड नॉट बी ऑन रिटर्न्स, योर फोकस शुड बी ऑन अक्यूमुलेटिंग कैपिटल। तो अभी आप इन्हें ये जो ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस के बाद आपका मंथली जितना भी पैसा बच रहा है आप उसको इक्विटी में डालें। अभी ये जो इक्विटी में जो पैसा डालना है वो आफ्टर मेकिंग श्योर दैट आपका इमरजेंसी फंड अलग से रखा हुआ है, आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है और आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखी है। ये सब करने के बाद आपको इक्विटी में पैसा पंप करना है और आपको 1 करोड़ जल्दी रीच करना है। क्योंकि आप जब 1 करोड़ पहुंच जाएंगे तो उसके बाद की जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। 1 से 2 और 2 से 4 जाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट 0 से 1 करोड़ तक जाना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप इस पे फोकस करें, आप अपने जॉब पे फोकस करें, आप अपने कैरियर पे फोकस करें, अपने स्किल्स एनहांसमेंट में फोकस करें, सो दैट आपका अगर स्किल्स बेटर होगा तो ही आपकी इनकम बढ़ेगी, और अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो ही आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, राइट? तो इट्स एन इनडायरेक्ट लूप। तो आपको इस पे फोकस करना है रादर देन फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स जो आपको रिटर्न दे या ना दे, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? तो ऑलवेज फोकस ऑन दिस। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट करके बताएं मुझे, और आप मुझे ये भी बताएं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है टू रीच योर फर्स्ट करोड़। ओके, आई होप you enjoyed this video. Thank you for watching. Do like it, share it and subscribe it. Thank